तो परंपरागत विरोध वर्ग में जो ये 4 प्रकार के आपके तर्कवाक्य हैं ए, ई, आई और ओ, इनके संबंध के बारे में आपको बताया जाता है कि मतलब कि कौन सा किसके बीच में क्या संबंध है। हाँ मिश्रा, अगर 4 लोग हैं परिवार में तो 4 लोग किसी न किसी संबंध से संबंधित होंगे ना। कोई किसी का पापा होगा, कोई किसी का मम्मी होगा, कोई किसी के भाई होंगे, कोई किसी के बहन होंगे, क्यों? तो उसी प्रकार से ये परिवार के 4 लोग हैं, 4 तर्कवाक्य हैं, तो इनमें भी कोई ना कोई संबंध होगा। हाँ, लेकिन संबंध कब होगा? एक चीज जो आपको जानना है कि संबंध इनके बीच कब होगा। जैसे परिवार के जो सदस्य होते हैं उन्हीं में संबंध होता है। हाँ, सब में संबंध नहीं है, गांव के लोगों से संबंध थोड़ी होगा। तो परिवार के लोग होंगे, मतलब एक ही परिवार के जब लोग होंगे तो उनमें संबंध होगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ शर्त दी गई है कि इनमें संबंध तभी होंगे जब इनके उद्देश्य और विधेय समान होंगे। अर्थात एक शर्त ये है कि समान उद्देश्य और विधेय होने चाहिए। समान उद्देश्य हो और समान विधेय हो। समान उद्देश्य व विधेय, समान उद्देश्य व विधेय वाले तर्कवाक्यों के मध्य ये संबंध होगा। तो 4 प्रकार के तर्कवाक्य हैं। इस वर्ग को बनाने का आपको तरीका मालूम होना चाहिए कि जो हमारे सर्वव्यापी तर्कवाक्य हैं वो ऊपरी सिरे में होंगे, जो अंशव्यापी तर्कवाक्य हैं वो नीचे, और जो स्वीकारात्मक हैं वो हमारी बाईं ओर होंगे, और जो नकारात्मक तर्कवाक्य हैं वो हमारे दाईं ओर होंगे। अब इनके मध्य संबंध देखना है तो जो ए और ई तर्कवाक्य है इनके मध्य का संबंध कहलाता है विपरीत संबंध। कौन सा संबंध कहलाता है? विपरीत संबंध। ठीक, उसके बाद जो हमारा आई और ओ है इनके मध्य का संबंध उपविपरीत कहलाता है। कौन सा संबंध कहलाता है? उपविपरीत, या इसको कहीं कहीं विरुद्ध भी कहते हैं। क्या? विरुद्ध संबंध, उपविपरीत या विरुद्ध संबंध। जो हमारा ए और ओ है, आई तथा ई है, इनके मध्य का जो संबंध होता है उसको हम कहते हैं व्याघात संबंध। और ए आई तथा ई ओ के मध्य का जो संबंध होता है उसे हम उपाश्रयण कहते हैं। तो इनको जानने के पहले, संबंधों को पढ़ने के पहले एक चीज और जाने रहिए कि जो हमारे सर्वव्यापी तर्कवाक्य हैं इन सर्वव्यापी तर्कवाक्यों को उपाश्रय कहा जाता है, और जो हमारे अंशव्यापी तर्कवाक्य हैं इन्हें उपाश्रित कहा जाता है। जो सर्वव्यापी तर्कवाक्य होंगे उन्हें हम उपाश्रय कहेंगे, और जो अंशव्यापी तर्कवाक्य होंगे उन्हें हम उपाश्रित कहेंगे ना। तो अब हम एक एक संबंध के बारे में पढ़ेंगे, एक एक संबंध के बारे में जानेंगे। परिभाषा कभी आपको रटना नहीं है, केवल ये ग्राफ समझना है। इस ग्राफ को अगर हम समझ गए तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस केवल एक समझना है, कभी रटना नहीं है। तो अब हमें व्याघात संबंध मान लीजिए हमें परिभाषित करना है। तो एक शर्त तो पहले हो गई कि उनके उद्देश्य व विधेय क्या हो? समान हो। मतलब परंपरागत विरोध वर्ग में 2 तर्कवाक्यों के मध्य संबंध को बताया जाता है। जिनके उद्देश्य और विधेय समान होते हैं वे केवल गुण में या परिमाण में, या गुण व परिमाण दोनों में भिन्न होते हैं। अंतर कहाँ होगा? या तो गुण में होगा, या परिमाण में होगा, या गुण व परिमाण दोनों में होगा। बाकी उनके उद्देश्य व विधेय एक ही होंगे, समान होंगे, उनमें किसी भी प्रकार का अंतर नहीं होगा। तो अब मान लीजिए कि हमारे पास जब संबंध की इसकी परिभाषा बनाएंगे, हमारे पास 2 तर्कवाक्य जो होंगे उनके उद्देश्य व विधेय क्या होंगे? समान होंगे। तो हम अगर व्याघात की परिभाषा दें तो व्याघात की परिभाषा में हम बताएंगे कि समान उद्देश्य और विधेय वाले वे 2 तर्कवाक्य, समान उद्देश्य और विधेय वाले वे 2 तर्कवाक्य जिनके परिमाण व गुण अलग अलग हो। जिनके परिमाण व गुण क्या हो? अलग अलग हो। यहाँ देखो, यहाँ इसका परिमाण क्या है? सर्वव्यापी। यहाँ इसका परिमाण क्या है? अंशव्यापी। यहाँ इसका गुण क्या है? सकारात्मक है। यहाँ इसका गुण
ई और आई ये ऐसे संबंध हैं जिनके उद्देश्य व विधेय तो समान रहेंगे, किंतु इनके गुण व परिमाण क्या हैं, अलग अलग रहेंगे। हाँ, तो वे संबंध जिनके उद्देश्य व विधेय समान हों किंतु गुण व परिमाण दोनों अलग अलग हों, वहाँ पे व्याघात संबंध होगा। तो अगर व्याघात संबंध आपसे पूछा जाए कि किन दो तर्क वाक्यों के मध्य व्याघात संबंध होगा, तो आप बताएंगे कि ए तर्क वाक्य व ओ तर्क वाक्य तथा ई और आई तर्क वाक्य के मध्य का संबंध क्या होता है, व्याघात का संबंध। क्या संबंध होता है, व्याघात का संबंध होता है। इसी प्रकार से अगर विपरीत की परिभाषा देनी हो तो विपरीत की परिभाषा में हम क्या देखेंगे कि वे दो तर्क वाक्य समान उद्देश्य और विधेय वाले, ये शर्त हमेशा रहेगी। तो समान उद्देश्य और विधेय वाले वे दो तर्क वाक्य, क्योंकि संबंध तो दो ही में होंगे ना, एक में तो कोई संबंध बनेगा नहीं, तो इसलिए दो तर्क वाक्य को तो लेना आवश्यक है। तो समान उद्देश्य और विधेय वाले वे दो तर्क वाक्य जिनके परिमाण समान हो, लेकिन यहाँ अगर हम समान कह देंगे तो हमारी परिभाषा दोष युक्त हो जाएगी, क्योंकि समान परिमाण नीचे भी हैं, उनके भी परिमाण यहाँ अंशव्यापी यहाँ अंशव्यापी, तो परिमाण समान न कह के हम कहेंगे कि वे दो तर्क वाक्य जिनके परिमाण सर्वव्यापी, जिनके परिमाण क्या हो, सर्वव्यापी। ये देखिए यहाँ दोनों के परिमाण क्या है, सर्वव्यापी हैं। तो जिनके परिमाण सर्वव्यापी हों और गुण अलग अलग हों, गुण भिन्न हों, तो देखिए इसका गुण क्या है, स्वीकारात्मक है, और इसका गुण क्या है, नकारात्मक है। तो वे दो तर्क वाक्य जिनके परिमाण सर्वव्यापी हों और गुण भिन्न हों, गुण अलग अलग हों, अर्थात एक का गुण स्वीकारात्मक हो तो दूसरे का गुण नकारात्मक हो, तो ऐसी दशा में उन तर्क वाक्यों के मध्य का संबंध विपरीत संबंध कहलाता है। क्या कहलाता है, विपरीत संबंध कहलाता है। तो अगर पूछा जाए आपसे कि विपरीत संबंध किन तर्क वाक्यों के मध्य होता है, तो आप बताएंगे कि ए और ई तर्क वाक्य के मध्य का संबंध विपरीत होता है, क्योंकि इसका परिमाण दोनों का सर्वव्यापी व गुण अलग अलग है। और विपरीत संबंध की परिभाषा है कि वे दो तर्क वाक्य जिनके उद्देश्य व विधेय समान हो किंतु परिमाण सर्वव्यापी और गुण भिन्न हो, ऐसी दशा में उनके मध्य का संबंध विपरीत संबंध कहलाएगा। अब उपविपरीत की अगर हम परिभाषा दें तो वही चीज, उद्देश्य व विधेय तो समान रहेगा, तो समान उद्देश्य और विधेय वाले वे दो तर्क वाक्य जिनके परिमाण अंशव्यापी, समान नहीं कहेंगे क्योंकि समान ऊपर भी है, तो जिनके परिमाण क्या हो, अंशव्यापी हो और गुण अलग अलग हो। ये क्या है, स्वीकारात्मक है, अफर्मेटिव जिसको कहते हैं, और ये क्या है, नकारात्मक, नेगेटिव ना। तो ये स्वीकारात्मक या सकारात्मक या भावात्मक और ये नकारात्मक या निषेधात्मक है, तो इनके गुण क्या हैं, अलग अलग हैं, और परिमाण अंशव्यापी है, समान नहीं कहेंगे, अंशव्यापी। जिनके परिमाण अंशव्यापी हैं और गुण अलग अलग हैं, उद्देश्य विधेय सब में समान रहेंगे, तो ऐसी दशा में वे तर्क वाक्य जिनके परिमाण अंशव्यापी हों और गुण अलग अलग हों, उनके मध्य का संबंध उपविपरीत या उपाश्रण संबंध कहलाता। समझ नहीं, तीन संबंध अभी तक देखे आप। पहला व्याघात, व्याघात में क्या था कि उनके परिमाण और गुण दोनों अलग थे ना, उद्देश्य व विधेय सब में कॉमन है। परिभाषा बनाना कि समान उद्देश्य और विधेय वाले वे दो तर्क वाक्य जिनके परिमाण व गुण दोनों अलग अलग हों, आजाद दोनों अलग अलग हों। यहाँ पे ये सर्वव्यापी है, अंशव्यापी, स्वीकारात्मक, नकारात्मक, यही चीज ई और आई में है, तो उनके मध्य का संबंध व्याघात। वे दो तर्क वाक्य जिनके परिमाण सर्वव्यापी हों और गुण अलग अलग हों, उनके मध्य का संबंध विपरीत। वे तर्क वाक्य जिनके परिमाण अंशव्यापी हों और गुण अलग अलग हों, उन्हें क्या कहेंगे, उपविपरीत या फिर विरुद्ध। और अब आपका उपाश्रण है, तो उपाश्रण संबंध ये है कि समान उद्देश्य और विधेय वाले वे दो तर्क वाक्य जिनके गुण समान हों, जिनके गुण क्या हों, समान हों, किंतु परिमाण अलग अलग हो। यहाँ चेंज हो गया, अभी तक क्या था, परिमाण समान रहता था, या परिमाण सर्वव्यापी इधर हो गया, इधर अंशव्यापी हो गया,
यहाँ गुण समान होना है। तो इसका गुण देखिए स्वीकारात्मक है और इसका भी गुण स्वीकारात्मक है। इसका गुण क्या है? नकारात्मक है। यहाँ भी गुण क्या है? नकारात्मक है। तो जिनके गुण समान हो किंतु परिमाण भिन्न हो, परिमाण क्या हो तो अलग अलग हो, भिन्न हो। यहाँ परिमाण क्या है? सर्वव्यापी है। यहाँ परिमाण क्या है? अंशव्यापी है। इसी प्रकार से यहाँ परिमाण क्या है? सर्वव्यापी है। यहाँ परिमाण क्या है? अंशव्यापी है। तो वे तर्क वाक्य जिनके गुण समान हो किंतु परिमाण भिन्न भिन्न हो, उनके मध्य का संबंध क्या कहलाता है? उपाश्रयण संबंध कहलाता है। उपाश्रयण संबंध कहलाता है। तो ये उपाश्रयण संबंध हुआ। उपाश्रयण संबंध में एक चीज और जानना है कि जो आपके सर्वव्यापी तर्क वाक्य हैं उन्हें हम उपाश्रय कहते हैं, और जो अंशव्यापी तर्क वाक्य हैं उन्हें हम उपाश्रित कहते हैं। तो ये तो हुई संबंध की परिभाषा की, और किनके मध्य का संबंध क्या होता है। आप अभी तक जाने कि जो हमारा व्याघात संबंध है ए और ओ तथा ई और आई के मध्य का संबंध क्या कहलाता है? व्याघात। विपरीत किनके मध्य होता है? ए व ई के मध्य का संबंध विपरीत हो गया। आई और ओ के मध्य का संबंध विपरीत या उपाश्रयण विरुद्ध। और उसके बाद आपका जो उपाश्रयण संबंध है, उपाश्रयण संबंध ए और आई तथा ई और ओ के मध्य होता है। तो ये आज आपने उपाश्रयण मतलब कि परंपरागत विरोध वर्ग के बारे में जाना, इनके मध्य कौन कौन से संबंध होते हैं ये जाने। अगले क्लास में हम लोग इसकी सत्यता मूल्य के बारे में जानकारी करेंगे ना, कि ए तर्क वाक्य सत्य होने पे ई पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आई पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ओ सत्य होगा कि असत्य होगा कि संदेहात्मक होगा। इसकी बात हम लोग कहाँ करेंगे? अगले दिन ना। तो ये अगले दिन हम लोग देखेंगे, ठीक है ना।